हेलो डियर फ्रेंड्स, आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता और इसके स्थलों के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण में। ठीक है, आइए आज की क्लास में हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसका नगर नियोजन कैसा था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता हमारी भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता होने के साथ साथ यहाँ पे जो मकान या फिर जितनी भी वस्तुएं थी डेवलप थी, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभ्यता बहुत विकसित थी। ठीक है, तो आज आइए हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो राजनीतिक स्थिति के बारे में अब हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, तो ओबियस बात है कि हमें इसके पास ना तो कोई अभिलेख मिलता है ना कोई शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी भी बुक के अंदर या फिर किसी भी शिलालेख या फिर अभिलेख के ऊपर ये कोई चीज़ नहीं दर्शा रखी कि यहाँ पे किसका राज था, यहाँ पे कौन कैसे लोग रहा करते थे। बस इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे जानकारी का अभाव था। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति में बता रहे हैं कि राजनीतिक स्थिति में एक तो मतलब कि जानकारी हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती वैसे तो कि यहाँ पे राजनीतिक स्थिति कैसी थी, जानकारी का अभाव। ठीक है, तो जब जानकारी का अभाव है तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे हमें क्या मिला था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मोहनजोदड़ो से हमें एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी। किसकी मूर्ति? तो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी, पुरोहित राजा की मूर्ति। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिली थी। ठीक है, तो पुरोहित राजा की मूर्ति यहाँ से मिली, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि संभवतः यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन हुआ होगा। ठीक है, तो इस लाइन को लिख सकते हैं हम, मतलब संभवतः मतलब संभावना है इस चीज़ की यहाँ पे पुरोहित वर्ग का मतलब कि शासन हुआ करता था। यानी मतलब यहाँ से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है ना, तो मतलब तो ध्यान की अवस्था में तो हमें कंफर्म तो पता नहीं कि यहाँ पे पुरोहित राजा का मतलब कि अधिकार था या नहीं, शासन था या नहीं। तो यहाँ पे पुरोहित वर्ग के पास शासन रहा होगा। ठीक है, इतना लिखा अपन ने। अब उसके बाद एक बात और बात करते हैं हम कि इतना हुआ अपना। अब एक बात बता सकता हूँ कि जैसे हमें यहाँ से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है अपन को, तो पुरोहित राजा से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमें और कोई मूर्ति नहीं मिली, बस स्त्री की मूर्ति मिली है नग्न अवस्था में, तो वो भी डांस की स्टाइल में। तो ऑब्वियसली बात है, इस बात से पता लगता है कि यहाँ पे शायद तक पुरोहितों का राज रहा होगा, क्योंकि यहाँ पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो पुरोहित राजा की जब मूर्ति मिली है तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे एक ही मतलब इस सब पूरी सभ्यता के अंदर यानी एक ही प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी पुरोहितों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। यानी कि मैंने एक बात बताया कि जैसे एक तरीके से पुरोहित ही इनको कंट्रोल करता था। ठीक है, तो हम ये जानकारी लिख सकते हैं कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मतलब कि एक ही प्रशासनिक व्यवस्था, डायरेक्ट लिखें, एक ही प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था थी? एक ही प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो ये अपनी राजनीतिक स्थिति के बारे में अपन ने चर्चा की। ठीक है, अब सामाजिक स्थिति की बात आती है कि सामाजिक स्थिति यहाँ की कैसी थी। तो सामाजिक स्थिति यहाँ पे ये जो है मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार रहते थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो सामाजिक स्थिति यहाँ की कैसी थी? तो सामाजिक स्थिति तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी? अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पहली बात तो मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। कैसे थे? मैं लिखते भी जाऊँगा और साथ के साथ आपको समझाते भी जाऊँगा। मात्र सत्तात्मक
संयुक्त परिवार। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार का परिवार था, मातृसत्तात्मक, यानी माता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। ठीक है, तो यहाँ मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। ठीक है, ठीक है, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। ठीक है, और संभवतः जो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। सामाजिक स्थिति को चार भाग, तो सामाजिक स्थिति को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो 4 भाग इसके कौन कौन से थे, तो 4 भाग, पहला तो ये था कि पुरोहित वर्ग, पुरोहित सबसे उच्च वर्ग था, यानी कि इनका ही शासन था। ठीक है, पुरोहित वर्ग। ठीक है, और उसके बाद व्यापारिक वर्ग। ठीक है, व्यापारिक वर्ग के बाद में कौन सा था, किसान वर्ग। ठीक है, और श्रमिक वर्ग, यानी कि जो मजदूरी करते थे। ठीक है, श्रमिक वर्ग। इन 4 भागों में बांट सकते हैं अपन। ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सामाजिक स्थिति को 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें है ना, मतलब कि जो सामाजिक स्थिति में देखा जाए तो बड़ी मात्रा में यहाँ से हमें है ना, मतलब जो मातृदेवीय देवता है, मैंने बताया मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था, तो मतलब कि माताओं को इम्पोर्टेंस दिया जाता था पुरुषों की ज़्यादा बजाय। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में क्या मिले यहाँ से, बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ। ठीक है, मातृ देवियाँ, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, तो हमें यहाँ से बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो लोग थे ना वो शांति प्रिय थे, क्योंकि वो अत्यंत कम मात्रा में हथियार रखते थे, यानी कि शांति प्रिय। इस बात का पता कैसे लगता है अपने कि वो सब मतलब कम हथियार रखते थे। ठीक है, उनके पास हथियार नहीं थे। ठीक है, और पुरुष और महिलाएं ना, ये मैंने बताया था कि हमें श्रृंगार पेटिका भी मिली थी। ठीक है, जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वहाँ से। ठीक है, तो पुरुष और महिलाएं श्रृंगार करते थे। ठीक है, और जवाहरात पहनते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या पुरुष और महिला श्रृंगार करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, तो पुरुष व महिला क्या करते थे, यानी इनको श्रृंगार का ज्ञान भी था। ठीक है, महिला श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार करते थे। और जवाहरात पहनते थे, वह जवाहरात, हीरे जवाहरात। ठीक है, उसके बाद इतना पढ़ लिया अपन ने। और यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हुए। और यहाँ के जो खेल था, अब जैसे इस टाइम पे अपन को क्रिकेट या फुटबॉल ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोगों को, तो उस टाइम के जो खेल थे ना, और शतरंज और मुर्गे की जो लड़ाई थी वो उनके सबसे प्रिय खेल थे। तो उनके प्रिय खेलों के क्या नाम है, प्रिय खेल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय खेल कौन था, शतरंज और मुर्गे की लड़ाई। ठीक है, मुर्गे की लड़ाई, ये इनके सबसे मतलब प्रिय खेल थे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें जो अंतिम संस्कार के जो साक्ष्य मिले वो 3 प्रकार के मिलते हैं। अंतिम संस्कार के साक्ष्य, ठीक है, वो यहाँ से कितने प्रकार के मिलते हैं, 3 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। और कौन कौन से मिलते हैं, एक तो 3 संस्कारों में पहला तो है अपने पास पूर्ण संस्कार, पूर्ण समाधान, यानी ठीक है, पूर्ण समाधान के बाद आंशिक समाधान। ठीक है, पूर्ण समाधान के अंदर की आदमी का जो मतलब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पूर्ण अंतिम संस्कार करते थे, यानी उसे जला के पूरा का पूरा उसका जला के और उनकी अस्थियों का विसर्जन करते थे। ठीक है, ठीक है, और आंशिक समाधान का मतलब ये है कि मतलब उनका आधा अंतिम संस्कार होना, मतलब कि
कि मतलब ऐसा आंशिक समाधान का मतलब ये होगा कि उसकी पूरी बॉडी को नहीं जला के मतलब उसका आधा मतलब कुछ उसके शरीर का कुछ भाग बच जाना है, यानी कि आंशिक समाधान। ठीक है। और तीसरा था इनका दाह संस्कार। दाह संस्कार तो बता दिया, दाह संस्कार। ठीक है, दाह संस्कार हुआ। तीन तीन चीज़ें हुई। और ये जो लोग थे ना, अब देख अंतिम संस्कार में विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि वो लोग क्या थे, धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति से बात ऐसे पता लगती है क्योंकि माता देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है। ठीक है। तो ये जब ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो ऑब्वियस ही बात है कि इन्हें आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास था। ठीक है, आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में भरोसा, यानी इनको विश्वास था। ठीक है, इतना हुआ अपना। अब आगे पढ़ते हैं। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास था, यानी कि ये जब अंतिम संस्कार करते थे, यानी पूर्ण समाधान करते थे, आंशिक समाधान करते थे, तीन प्रकार के अंतिम संस्कार मिले हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के अंतिम संस्कार मिले हैं। तो इसका मतलब ये अंतिम संस्कार करते थे, इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। और जब धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो इसका मतलब ये है कि ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ा। तो ये हमारी सामाजिक स्थिति थी। ठीक है, और एक बात और है कि लोथल से हमें मतलब 3 व कालीबंगा से एक युग्मित समाधान मिला है। कितने? लोथल से कितना? ये फैक्ट है। ठीक है, लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से तो 3, और जो कालीबंगा है, कालीबंगा से एक युग्मित समाधान, एक युग्मित समाधान मिला है। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा तो अपना कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन। अब अगला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। तो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति थी, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है कि उसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक मतलब परिवार रहते थे। ठीक है, सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा। तो यहाँ मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली है, तो देवियों की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो एक बात हो रही है यहाँ पे जो प्राकृतिक बहुदेववाद है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, प्राकृतिक बहुदेववाद। अब ये प्राकृतिक बहुदेववाद क्या है इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो बहु यानी ऐसा समझ लो बहुत, देव यानी देवता। ठीक है, और तो इसका मतलब ये है कि ये लोग बहुत से देवताओं को मतलब कि आराध्य मानते थे अपने, यानी कि जैसे अपन इस टाइम भी जो हमारे जो सनातन धर्म है इसके अंदर हम एक ही मतलब कि जो एक ही मतलब बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं कि एक टाइम पे जैसे मंगलवार है तो हनुमान जी को पूजते हैं, तो जैसे सोमवार है तो उस दिन महादेवी जी को पूजते हैं, और मंगलवार को महादेव मतलब कि हनुमान जी को, और शनिवार को जैसे शनि महाराज और हनुमान जी को पूजते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे एक दिन विशेष के लिए यानी कि बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और पुरुष और महिला देवताओं को पूजते थे। ठीक है, पुरुष व महिला मैंने मतलब जो एक तो प्राकृतिक बहुदेववाद को मानते थे लोग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और पुरुष व महिला देवताओं को पूजते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो और इस काल में जो देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं हमें, ठीक है, मूर्तियां भी मिलती हैं इस काल में हमें, तो देवताओं की इस काल में क्या 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 प्राप्त हुआ? देवताओं की मूर्तियां तो मिलती हैं यहाँ पे, परंतु जो मंदिर है ना,
मंदिर, वो यहाँ पे मंदिर बनना स्टार्ट नहीं हुए थे, ठीक है। तो यहाँ मंदिर बनना स्टार्ट नहीं, ठीक है, मंदिर बनना स्टार्ट नहीं हुए थे, ठीक है। और जो अब एक बात बताए, जो लोग धार्मिक होते हैं वो ऑब्वियस बात है, जैसे कि जादू टोने टोटके में विश्वास करते होंगे कि नहीं करते होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अंधविश्वासी भी थे, ठीक है। अब ये अंधविश्वासी थे, तो इसका मतलब ये है कि जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे, ठीक है। तो जादू टोने व टोटके में विश्वास, ठीक है। अब इनमें विश्वास करते थे, ठीक है। और जो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अंधविश्वासी जो लोग होते हैं और वो उनको जादू टोने टोटके में विश्वास होता है, और वो बलि प्रथा को ज़्यादा मानते थे लोग उस टाइम के, ठीक है। तो बलि प्रथा प्रचलित, या फिर बलि प्रथा में विश्वास, ठीक है। जब वो बलि प्रथा में विश्वास करते थे, ठीक है। और हमें यहाँ से है ना, जो धार्मिक स्थिति के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ से हमें कालीबंगा के हवन कुंड में मिलते हैं। मतलब इस जगह से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, कालीबंगा के हवन कुंड। इसका मतलब यहाँ के मतलब लोग जो हवन भी करते थे, ठीक है। तो कालीबंगा से हवन कुंड, ठीक है, हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और वृक्ष पूजा, ये लोग क्या करते थे, वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा में विश्वास करते थे। जो लोग धार्मिक होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इन सब में विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो धार्मिक प्रवृत्ति। तो जब धार्मिक प्रवृत्ति होगी, आदमी मतलब भगवान में विश्वास करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो किस किस की पूजा करेगा, तो वृक्ष पूजा, ठीक है, और जल पूजा और लिंग पूजा, इन सब चीज़ों में विश्वास। लिंग पूजा, योनि पूजा, इन सब में विश्वास करते थे, ठीक है। विश्वास, ठीक, इतना पढ़ा अपन ने। अब इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे, और इन लोगों को ऑब्वियस सी बात है, जब ये धार्मिक होंगे तो इनको है ना, ऑब्वियस सी बात है कि योग का भी ज्ञान होगा, तो ध्यान व योग का ज्ञान इनको था, ठीक है। ध्यान व योग का ज्ञान। हम धार्मिक है, जैसे हमारे शंकर भगवान है, वो ध्यान और योग की अवस्था में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इनको इन सब चीज़ों का ज्ञान था, ठीक है। और एक बात और है कि मोहनजोदड़ो से है ना, हमें एक मोहर भी मिली है, ये एक फैक्ट है, तो इसको हम बाद में लिखें। मतलब पहले ये देख लो कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है, एक मोहर मिली है जिस पर क्या लिखा हुआ है, आद्य शिवा का चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी धार्मिक स्थिति हो गई। अब इसमें है ना एक फैक्ट और लिखा हुआ है, वो मैं फैक्ट आपको लिखाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ नोट लिख लेना, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से एक मुहर भी मिली है, क्या मिली है, मुहर, ठीक है, मिलती है, ठीक है। तो जिस पर क्या लिखा हुआ है, जिस पर आद्य शिवा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आद्य शिवा, ठीक है, आद्य शिवा लिखा हुआ है। आद्य शिवा का चित्र, यानी कोई बात नहीं हो, तो आद्य शिवा का क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, ठीक है। और सर जॉन मार्शल ने इसे क्या बोला, सर जॉन मार्शल ने इस आद्य शिवा को क्या बोला, सर जॉन
मार्शल ने इसे क्या बोला था, इसे बोला था पशुपतिनाथ की मुहर, पशुपतिनाथ का, ठीक है, या फिर पशुपतिनाथ की मुहर का, ठीक है, कहा। इतना अपन ने पढ़ा। इसको क्या बोला सर जॉन मार्शल ने आद्य शिवा को, कि पशुपतिनाथ की मुहर, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति जो कैसी थी, मतलब कि अगला टॉपिक है आर्थिक स्थिति। अब हम इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आर्थिक स्थिति, ठीक है। अब आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जैसे कि क्या कि आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोगों के पास कौन सा बिजनेस था, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्या थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और यहाँ पे जो जो लोगों का मतलब कृषि कृषि करते थे, तो यहाँ पे अधिशेष उत्पादन होता था, ठीक है, जिन्हें बड़े बाज़ारों में या फिर शहरों में बेचते थे, ठीक है। तो कृषि में इनको क्या क्या प्राप्त होता था, अधिशेष उत्पादन, ठीक है। जब अधिशेष उत्पादन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े बाज़ारों और शहरों में से बेचेंगे ना, तो बड़े बाज़ारों व शहरों में बेचना, ठीक है। बड़े बाज़ारों और शहरों में बेचने का काम था इनका, ठीक है। और गेहूँ, और यहाँ की जो प्रमुख फसलें थीं वो कौन कौन सी थी, तो प्रमुख फसलों की जो बात आती है वो क्या क्या फसलें थी इनकी, तो प्रमुख फसलें, गेहूं का तो सिंधु घाटी सभ्यताओं वाले लोगों को ज्ञान भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो का भी शायद जब गेहूं का ज्ञान नहीं तो इसका भी ज्ञान नहीं तो सरसों, बट इसमें फैक्ट अपन लिख लेते हैं, ठीक है, कि ज़्यादातर कि हम लिख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में अगर आए तो, एग्ज़ाम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चना, मटर और सभी प्रकार की प्रमुख फसलें, ठीक है, इतना लिख सकते हैं इन्हें। और इनको चावल और बाजरा है ना उसका ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं, चावल और बाजरा डायरेक्ट लिखो नहीं, ठीक है, इनको इनका ज्ञान नहीं था। और लोथल से हमें किसके साक्ष्य मिले बताइए, परंतु लोथल से क्या मिला है हमें, चावल की साक्ष्य, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, चावल के साक्ष्य, ठीक है। अब इतना इतना अपन ने पढ़ा। और एक बात और है कि जैसे जो हमारा रंगपुर है रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ, कुछ पॉइंट है चावल से रिलेटेड, तो अपन उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो रंगपुर है चावल से, लोथल से तो हमें चावल के साक्ष्य मिले, और रंगपुर से हमें चावल की भूसी, रंगपुर से चावल की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है। जब रंगपुर से चावल की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है, तो और ये रंगपुर कहाँ है, ये है गुजरात, ठीक है, इतना बड़ा। और रंगपुर जो स्थल है वो कैसा है, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है, इतना पढ़ लिया। तो उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। और जो सोरतुगई अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में सोरतुगई कहाँ है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, सोरतुगई, अलग से पॉइंट नोट कीजिए। तो सोरतुगई से नहरों के क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से नहरों के साक्ष्य, ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा। और सोरतुगई जो है वो किस नदी के किनारे है, तो सोरतुगई है अफगानिस्तान में और ऑक्सस रिवर्स के किनारे है, यानी कि ये एक पॉइंट बीच में नोट कर लीजिए, नोट।
एक शोरतु गई स्थल और है, ठीक है। शोरतु गई, ये वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान। किस नदी के किनारे? ऑक्सस रिवर, ठीक है, ऑक्सस रिवर्स के किनारे है, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि एक बात और है कि जो धोलावीरा है सभ्यता है, वहाँ से हमें ना मतलब जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जलाशय साक्ष्य, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें पशुओं का भी ज्ञान था, यानी कि यहाँ पशुपालन भी करते थे, ठीक है। पशुपालन भी करते थे। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता इनके प्रिय पशु थे, ठीक है। क्या क्या प्रिय पशु थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी और खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। खरगोश, कुत्ता व बिल्ली इनके प्रिय पशु। क्या थे? इनके प्रिय पशु, ठीक है। इतना पढ़ लिया अपन ने। तो इनके प्रिय पशु कौन से थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता व बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। और ऊंट, घोड़ा व हाथी, ऊंट, घोड़ा और हाथी का इनको ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं, ठीक है। इतना पढ़ लिया। ऊंट, घोड़ा और हाथी का इनको ज्ञान नहीं था, ठीक है। और विदेशी व्यापार यहाँ पे होता था, और वैसी बात अपन ने पढ़ा भी है। विदेशी व्यापार होता था कि नहीं होता था? ठीक है, होता था, ठीक है। विदेशी व्यापार भी होता था। और जो सारगोन अभिलेख है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला है? मेलवा। सारगोन अभिलेख, इसमें क्या बोला है? सिंधु घाटी सभ्यता को मेलवा। मेलुआ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहा? मेलुआ। इतना पढ़ लिया। और जो मेलुआ है वो किसका देश है? नाविकों का देश। मेलुआ किसका देश है? नाविकों का देश। और जो मेलुआ है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेलुआ जो है ना वो हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध। इतना पढ़ा आपने। और जो यही सारगोन अभिलेख है ना, इसी सारगोन अभिलेख में कपास को क्या बोला गया है? कपास को हिंडन कहा, ठीक है। इतना हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। कपास की जो है ना विश्व में प्रथम खेती कहाँ हुई? भारत के अंदर। कपास की प्रथम खेती विश्व में प्रथम खेती ये है अपना भारत, ठीक है। इतना पढ़ लिया। और
एक दो फैक्ट और है कि जो दिलमून और बहरीन है, मतलब कि दिलमून को हम बहरीन बोलते हैं, और माकन मतलब कि ओमान कि इसके बीच में ये कार्य करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, मध्यस्थ इनके बीच में। और मुद्रा जो है व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, तो मुद्रा व्यवस्था नहीं, मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो इसकी जगह क्या थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली। इसकी जगह कौन सी प्रणाली थी फिर, वस्तु यानी एक वस्तु के जरिए दूसरी वस्तु लेना, ठीक है, विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। हो गया इतना। और यहाँ के जो लोग हैं ना, सोने व चांदी का प्रयोग भी करते थे, ठीक है, सोने चांदी का प्रयोग करते थे, और लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं, ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा और टिन है ना, वो कांस्य है, तांबा। अब एक बात बोलूं, लोहे से परिचित नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है कि इतना अपन ने पढ़ लिया। और अब उसके बाद कुछ फैक्ट है अपने, जैसे कि बालकोट पाकिस्तान है ना, बालकोट पाकिस्तान है, वहाँ शंख उद्योग के फैक्ट, बालाकोट, जो पाकिस्तान के अंदर है, शंख उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ से। क्या प्राप्त हुए हैं, शंख उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो शंख उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो और ऑब्वियस सी बात है, इतना अपन ने पढ़ लिया, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करते थे, तो दिलमून, बहरीन, ठीक है, दिलमून और बहरीन, व माकन व ओमान, माकन ओमान, ठीक है। तो इनके बीच में क्या करते थे, मध्यस्थ का कार्य, इतना पढ़ लिया, ठीक। और कांस्य किसे बोलते हैं, तांबा और टिन का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं कांस्य, ठीक है। अपन ने इतना पढ़ा। अब आगे अपना टॉपिक अगला पढ़ते हैं अपन, लिपि। अब ये लिपि क्या होती है, ठीक है, तो लिपि के बारे में पढ़ते हैं अपन, तो इनकी लिपि कैसी थी, ठीक। तो इनको जो है ना, अब ये लिपि का ज्ञान भी था, लिपि का ज्ञान। और इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है, ये इनकी लिपि थी, ठीक है। और जो भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और इसे हम क्या बोल देते हैं, एक दूसरा नाम, सेकंड नेम, गोमूत्राक्षर, गोमूत्राक्षर लिपि। गोमूत्राक्षर यानी कि गाय जब मतलब कि टॉयलेट करती है, तो मतलब ऐसे इस तरीके से रेंगते हुए, मतलब कि चलते चलते ऐसे, तो ऐसे लगता है ना अपन को। तो ये एक तरीके से भाव चित्रात्मक, इस तरीके से भाव बने हुए हैं, ठीक है। तो इतना अपन पढ़ लिया, ठीक है। और इसमें जो भाव हैं वो कितने हैं टोटल, तो भावों की संख्या, मतलब जो लिपि में भाव, तो इनकी संख्या है ना 375 से लेके 400 के बीच में, 400 भाव, ठीक है, ठीक है।
और इनको है ना अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इनको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि इनकी जो मूर्तियाँ और मोहरें कैसी थी। तो इनकी जो मूर्तियाँ हैं ना और मोहरों के बारे में अब आगे स्टडी करते हैं अपन। तो इनकी जो मूर्तियाँ थी, तो लिखिए आगे। तो इनकी मूर्तियाँ, वह मोहरें वो कैसी थी। तो 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं यहाँ से हमें। 3 तरह की मूर्तियाँ, और वो 3 तरह की मूर्तियाँ कौन कौन सी थी। तो 3 तरह की मूर्तियाँ हैं ना, यहाँ से हमें धातु की, पत्थर की और मिट्टी की मिलती हैं। धातु, पत्थर और मिट्टी की। ठीक है, मिट्टी की मिलती है, यानी कि टेराकोटा, टेराकोटा बोल देते हैं। टेराकोटा। ठीक है, इतना पढ़ लिया अपन ने। अब मैं कुछ फैक्ट और लिखाने हैं आपको।